इमीडिएट कुछ भी एक्शन हो जावे या मैं इमीडिएट पैसे वाला बन जाऊँ, ऐसी कोई भी व्यवस्था इसी दुनिया में है नहीं। ना ऐसा कोई जादू किसी के पास है हाँ, कि मैं 24 घंटे में धनवान बन जाऊँ या गरीब बन जाऊँ। हाँ, गरीब एक बार बन भी सकता है, पर धनवान तो बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो पहले माँ-बाप के थोड़े अंडर में रहते थे, सुनते भी थे, बड़ों की इज़्ज़त भी करते थे। क्या हुआ है कि बच्चे पढ़ लिख के और सबसे बड़ी जो तकलीफ़ है, वो मोबाइल की मुझे लगती है कि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसके भी हाथ में है बच्चे के, हुँ, उसको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। समाज में ये बड़ा हादसा हुआ, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी 75 में चल रहा हूँ। मेरी लाइफ़ में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि जिस तरीके से रिश्ता हुआ, रिश्ता होने के बाद बच्चा-बच्ची मिले, लड़का और लड़की मिलते थे, घूमते थे और घूमने के बाद उसका मर्डर हुआ। तेल के धंधे के अंदर ट्रेडिंग करना और मैन्युफैक्चरिंग करना, ये दोनों रास्ते अलग-अलग हैं। अच्छा। ये साथ में नहीं जाते ऐसा। ज़िंदगी की कहानी उसी की ज़ुबानी। नमस्कार, मैं आनंद और आप देख रहे हैं दिल से आनंद। एक ऐसा पॉडकास्ट जिसका हर एपिसोड आता है एक नई कहानी, नया एहसास और नया नज़रिया लेकर, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों, आज अपने पॉडकास्ट के इस पहले एपिसोड में हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं कि जिन्होंने शून्य से एक बड़े विश्व का निर्माण किया है, जिन्होंने एक पुणे के छोटे से बोपड़ी जैसी जगह में एक किराना दुकान से अपना करियर स्टार्ट किया और आज 50 सालों में उन्होंने पुणे की जो टॉप 10 रियल एस्टेट कंपनीज है उसमें से एक कंपनी का निर्माण करके एक बहुत बड़ा आदर्श उदाहरण पेश किया है कि मेहनत से इंसान का जज्बा जो है वो कहाँ से कहाँ लेके आ सकता है। तो दोस्तों, आज हम मुलाकात कर रहे हैं श्री ईश्वर चंद किशोरीलाल गोयल, जो पूना में एक जाना पहचाना नाम है और कोई किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो श्री ईश्वर चंद गोयल ये अग्रवाल समाज पूना के अध्यक्ष भी हैं और पिछले कई सालों से वे अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने बिजनेस के साथ एक सामाजिक अपनी जो कमिटमेंट है उसको भी बहुत खूबी से निभाया है। तो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं ईश्वर चंद जी गोयल, जिनको हमारे जो इनके जो दोस्त हैं वो इनको आईके के नाम से बुलाते हैं। तो स्वागत है अंकल आपका इस एपिसोड में दिल से आनंद के। और आपसे कुछ रूबरू होने के लिए मैं आपने हमको टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक तो यू। कुछ इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपनी जो दिल की बातें हैं आपकी, वो हम अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आप पूना में आए थे 50 एक साल पहले, तब उस समय आप हरियाणा में कहाँ से आए थे और कैसे यहाँ पर आके बस गए और क्या-क्या बातें हुई उस समय की? तो वो कुछ ज़रा आप बताएँगे हमारे दर्शकों के लिए तो अच्छा रहेगा। मेरा प्रैक्टिकली जन्म हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट करनाल के छोटे से गांव पाडा में हुआ। मेरा बचपन और मिडिल स्कूल तक की पढ़ाई हमारे गांव में हुई, क्योंकि वो टाइम भी 1962-63 में हमारे गांव में मिडिल स्कूल था, गवर्नमेंट हाई स्कूल। उसमें हम पढ़ते थे। वहाँ हमने मिडिल स्कूल पास किया और उसके बाद जब हाई सेकेंडरी में गया, हाई स्कूल में गए, तो मैं जैन हाई स्कूल पानीपत में उसके बाद पढ़ा। और जैन हाई स्कूल में मैंने 10वीं करने के बाद 11वीं में आर्य कॉलेज पानीपत से प्री यूनिवर्सिटी की, प्रेप प्रेप बोलते थे बोलते थे उस टाइम, उधर। प्री प्री यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी की। की। और वहीं से मैंने बीए की डिग्री प्राप्त की। और ये सफ़र करते करते मैं पहले गांव में ही रहते थे हम। मैं मेरे दादा दादी के पास रहता था, मेरे साथ एक मेरी बहन भी रहती थी। लेकिन 1954 में डैडी पूना आ गए थे, हमारे पिताजी किशोरीलाल जुगलाल गोयल, वो पूना आ गए और मैं गांव में ही था। मेरा बाकी पूरा परिवार यहाँ था, बट मैं दादा दादी के साथ ही रहता था। वहीं से पढ़ते पढ़ते मैं जब 18-19 साल का हो गया, तो 1970 की बात है, फरवरी में एक मेरी बहन की शादी थी जिसका नाम मूर्ति था, और वो खड़की उसकी शादी हुई थी। तो फरवरी में यहाँ शादी में आया था और पूना में। तो वो मेरा पहला टाइम था पूना आने का। उसके पहले मैंने पूना देखा नहीं था, पूना में कभी आया नहीं था और पूना में मेरा काम भी नहीं था, अच्छा। क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा नहीं,
हाँ, पूना में आने के बाद। बट 1970 में 25 जून 70 में मेरी यहाँ शादी हुई। जब मैं पानीपत पढ़ता था, हाँ, तो पढ़ते पढ़ते ही जब मैं लास्ट ईयर में था बीए के, तो मुझे पूना से मेरे दादाजी जब यहीं थे, उस टाइम पे शादी में आए हुए, फरवरी में यहीं रह गए थे 1970 में। और मैं गांव में चला गया, यानी कि हरियाणा चला गया, क्योंकि मैं पानीपत पढ़ता था तो मेरे कॉलेज चालू थे। तो मुझे एक 15 दिन के बाद जाने के बाद एक पोस्ट कार्ड आया और उसमें लिखा था कि आपकी शादी हमने पूना में नक्की कर दी है और 25 जून 70 को आपकी शादी है और आपको 2 जून को पूना पहुंचना है। अच्छा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि मैं तो यहाँ पढ़ रहा हूँ और मेरा रिश्ता वहाँ पक्का कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ टाइम भी था और हम बहुत बड़ों की इज्जत भी करते थे, उनकी मानते भी थे, उनकी सुनते भी थे। हमने वो बात मंजूर की और मैं जून में यहाँ आया। जून में आने के बाद 25 जून को मेरी शादी विश्रांतवाड़ी में लाला रामेश्वर दास दाताराम के यहाँ हुई और उनकी जो सेकंड नंबर की बेटी है कांता देवी, उसके साथ मेरा शादी हुआ। शादी करने के बाद वापस मैं हरियाणा चला गया अच्छा, और उसके बाद में शादी के बाद मुकलावा फिर लेट होता था, हाँ, तो मैं वापस अक्टूबर में इधर आया। अक्टूबर में आके कांता को मैं यहाँ घर पे लाया और आने के बाद फिर मैं गांव चला गया मिसिस को लेके। हुँ, फिर 6 महीने में करीबन मैं गांव में रहा और 1971 में मैं फिर पुणे आया कांता को लेके यहाँ और फिर मैं वापस गांव नहीं गया। अच्छा, तो फिर मेरी माँ और मेरे बाकी भाई और पिताजी, इन्होंने सबने कहा कि भी यहाँ भी काम है, क्योंकि इन बिटवीन एक घटना हुई थी 1964 में। मेरे पिताजी के एक छोटे भाई थे, वो सुमेर चंद गोयल उनका नाम था और वो इंजीनियरिंग में वो टाइम हरियाणा में थर्ड पोजीशन में आए थे अच्छा, 64 में। बट दिल्ली में उनका एक्सीडेंट हो गया था और ऑन द स्पॉट 22 साल की उम्र में गए ओह! थे। अच्छा, तो उसके बाद ये बात नक्की हो गई थी कि अभी आगे मैं गांव में रहूंगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि जब भी तो ऐसा था भी एक चाचा यहाँ है तो मैं उनके पास रहता हूँ हुँ, और पिताजी के पास जो बाकी बच्चे हैं। हुँ, लेकिन ये नक्की हो गया कि अभी मैं गांव में नहीं रह सकूंगा अकेला, क्योंकि मेरे चाचा चले गए थे। हाँ, तो उसके बाद मैं 71 में पूना में आ गया और 71 में आने के बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मेरा काम धंधा संभालने की कोशिश की। मैं जब पूना आया दोस्तों, मैं कभी भी मैंने किराना दुकान नहीं की थी। अच्छा, मेरे को किराने के बारे में समझता नहीं था, ओह! मुझे मराठी आती नहीं थी, मैंने मराठी कभी पढ़ी नहीं थी अच्छा, और मराठी के बारे में कोई मुझे मांगता भी था दुकान में कोई चीज़, हाँ, तो मुझे नहीं आता था। तो मैं खाली पिताजी के हाथ के नीचे 6 महीने काम करते रहा और करते करते एक दिल में जज्बा ऐसा पहले से था कि मैं कुछ न कुछ अच्छा करूं और अच्छा करके दिखाऊं और इस फैमिली को कैसे तो भी ऊपर लाऊं। दोस्तों, जब मैं दुकान में बैठने को लगा तो मेरे पिताजी और मैं दोनों दुकान में बैठते थे और बाकी सब भाई लोग पढ़ते थे, हाँ, भाई और बहनें। हुँ, तो उस टाइम पे हमारी दुकान की बिक्री 1971 में 200 रुपये रोज की थी। अच्छा, हुँ, तो 200 रुपये की बिक्री में जिस दिन 250 रुपये की आती थी तो हम बहुत खुश होते थे कि भाई आज तो हमारी लॉटरी लग गई हाँ, और बहुत बड़ा काम हुआ। हाँ, क्योंकि पैसे की वैल्यू भी बहुत थी हाँ, लेकिन कमाई कम थी। बट उस टाइम पे एक ही चीज़ बहुत बड़ी थी कि भाई घर चले, घर का खाना पीना पूरी फैमिली चले हाँ, और पूरी फैमिली का खर्चा निकले, वो भी बहुत बड़ी बात थी। हाँ, तो जब हम ये देख रहे थे तो मैं ये सोच रहा था, हमेशा दिल में एक जज्बा रहता था कि ये इतने बड़े परिवार में ये छोटी किराना दुकान, हम कहाँ तक सफल होंगे हाँ, और कब ऊपर आएंगे। हाँ, जब मैं आजू बाजू में देखता था दोस्तों, मैं जब बम्बे पुना रोड में, हम बोपड़ी में रहते थे, हाँ, गोपी चाल में, हाँ, 40 बम्बे पुना रोड पे, मुझे याद है। तो बम्बे पुना रोड से इतनी गाड़ियां और स्कूटर निकलती थी, तो वो टाइम में मैं ये अपेक्षा करता था कि मुझे स्कूटर कब मिलेगी। अच्छा, मेरे पास स्कूटर नहीं थी, हमारी फैमिली में कुछ नहीं था। मैं जो भी काम करता था वो टाइम साइकिल पे करता था। खड़की से हम सामान लाते थे तो भी साइकिल पे लाते थे और पूना जब जाते थे तो हम भाई बस जाते थे और बस में वापस आते थे। अच्छा, लेकिन हिम्मत बहुत थी। उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता करने के बाद 72 में मैंने एक स्कूटर मिली मुझे। मुझे याद है 1972 में हमने पहली स्कूटर ली थी जिसकी कीमत 3800 रुपये थी। अच्छा, 3800 में मैंने पहली स्कूटर ली और वहाँ से मैंने मेरा सफ़र फिर चालू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे किराने का धंधा पूरा आ गया
और करते करते फिर मैं खुद बाजार में खरीदी करने को भी जाने को लगा नाना भवानी में। वो करते करते मुझे ध्यान में आया जब मैं नाना भवानी में जाता था, भाई यहाँ तो होलसेल का काम अच्छा है और लोग तो बड़ा काम करते हैं, हम सबको सेठ जी कहते थे, क्योंकि हम किराना वाले छोटे थे और वो होलसेल वाले बड़े थे। तो मेरी ऐसी इच्छा आती थी कि भाई हम भी होलसेल क्यों नहीं करें। जब मैं जाता था तो मुझे लोग बहुत सराहते थे और मेरा डेयरिंग भी था। कभी कभी तो ये भी हालत होती थी कि कोई चीज़ की मुझे 1 बोरी लेनी है तो मैं 6 बोरी ले आता था। मुझे लगता था नहीं भाई सस्ता मिल रहा है तो 6 बोरी ले लो। तो वो भी पिताजी मुझे बोलते थे कि भाई अपने पास जगह नहीं है रखने को हाँ। और इतना नहीं लाना चाहिए, अपने पास पैसा भी नहीं है। तो ये भी चीज़ें सोच के मैं करता था। पर करते करते एक बार नाना में पेट में एक बिल्डिंग बन रही थी और बाड़ाराम छोटमल के यहाँ मैं खड़ा था, ये वहाँ की एक दुकान का नाम है। और उन्होंने नाना पेट में 125 नाना पेट में पुरानी बिल्डिंग तोड़ के नई बिल्डिंग बनाई और उसमें कॉर्नर की एक दुकान मिली। हाँ। और मेरी ये इच्छा हुई कि हम भी ये दुकान ले लेते हैं हम्म, और यहाँ होलसेल का काम करेंगे। अच्छा। तो मैंने वो दुकान, मुझे याद है मेरे पगार पिताजी के पूछे और सब किए, मैंने वो दुकान ले ली 87,000 रुपये में। अच्छा। लेकिन दुकान लेने के बाद जब मैंने घर पे गया तो मैं डर गया कि पिताजी को मैंने बात नहीं की, पिताजी तो बहुत गुस्सा होंगे। हाँ। और बात वही हुई, मैंने पिताजी को जब बताया कि भी मैंने ऐसे ऐसे दुकान का सौदा किया है 85,000 में, तो बोला 85,000 कहाँ से लाएंगे, हाँ। और आपने किराना दुकान कभी की नहीं, आप पूना में थे नहीं, आपको यहाँ का कुछ मालूम नहीं, आप कैसे हो गए। तो मैंने बोला वो सब मैं कर लूँगा, उसका मुझे फिक्र नहीं है और ना मुझे डर लगता है कोई इस बात का। बोला सामने लुंकड़ ब्रदर्स है, तू किस चीज़ का धंधा करेगा। मैंने बोला मैं ईडे बलाल का करूँगा। अच्छा। तो बोला नहीं, ईडे बलाल में बहुत तेज़ी मंदी होती है, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ये करते करते पिताजी ने मुझे डिसमूड करने का बहुत बोला। तो मैंने सोचा कि पिताजी एक ही आदमी की सुनते हैं, वो थे मेरे मामा जी। अच्छा। वो जालना में रहते थे। मैंने मामा जी को ट्रंक कॉल लगाया क्योंकि वो टाइम मोबाइल नहीं थे और हमारे पास फ़ोन भी नहीं था। तो मैंने बाजू की एक दुकान से ट्रंक कॉल बुक किया पीपी और मामा जी से बात की कि आप यहाँ जाओ, हाँ। मेरे को आपसे काम करना है। वो सुबह सुबह 5 बजे की बस से जालना से पूना उतरे शिवाजी नगर। मैं उनको घर पे लेके आया और रास्ते में मैंने उनको सब बात बताई हाँ। कि ऐसा ऐसा मैंने किया है मामा जी, और आप मुझे साथ दो, मेरा काम करने का बहुत ज़्यादा मन है और आगे बढ़ने का मुझे बहुत बड़ा जज्बा है मेरे दिल में और मुझे कुछ न कुछ करना है। हाँ। क्योंकि ये किराना दुकान में तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी भी ऊपर नहीं आएंगे और इतनी बड़ी फैमिली के लिए इतना छोटा सा धंधा कैसे चलेगा। तो मामा जी आए, मामा जी ने पिताजी को समझाया और वो दुकान मैंने ली। उसके बाद पोजीशन मिलने के बाद 25/11/74, मुझे 74। तारीख आज भी याद है, हाँ। 74 में मैंने तेल की दुकान गोयल एंड कंपनी के नाम से 125 राना पेट में शुरू की। तो यानी 71 में तो आप पुणे आए थे, हाँ। यहाँ सेट हो गए थे वापस से आने के बाद, और इमीडिएट 3 साल के अंदर आपने होलसेल की दुकान भी लगा ली एक ऐसे मार्केट में जिसके बारे में पुणे की आपको कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अपनी डेयरिंग और हिम्मत के बल पे और पिताजी की नाराज़गी सहन करते हुए आपने वो बहुत संघर्ष के दिन थे, वो बहुत ज़्यादा काम करने के दिन थे। तो तब आपको कभी ऐसा लगा नहीं क्या कि यार मैं इतना काम कर रहा हूँ लेकिन मैं परिवार को टाइम नहीं दे रहा हूँ, मुझे टाइम देना चाहिए या मुझे उनके साथ छुट्टी मनानी चाहिए, या ऐसा कुछ आपको लगा नहीं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम देने का सवाल था काम के लिए, तो संडे भी आप बिज़ी रहते थे उसके लिए। तो उस बारे में थोड़ा-सा बताएँगे विस्तार से? आनंद जी, वो ऐसा विषय था कि वो टाइम पे या उस जमाने में जब मैंने ये तेल की दुकान की, एक तो मेरे लिए धंधा नया था और दूसरा मेरा विजन था जो साथ में चल रहा था। और विजन ये था कि कुछ भी हो ये दुकान चलनी चाहिए और मैंने यहाँ 2 पैसे कमाने चाहिए। इसलिए मैं वो कहानी आज भी बता सकता हूँ, मैंने वो टाइम कैसे कैसे किया है। मैं सुबह 7 बजे उठता था और 8 बजे दुकान खोल लेता था नैना पेट में जाके। वो भी मैं बस में जाता था भोपड़ी से। हम भोपड़ी बॉम्बे पुणे रोड पे रहते थे। हाँ। वहाँ से मैं पीएमटी में जाता था और शिवाजी नगर उतरता था। शिवाजी नगर से मैं रिक्शा पकड़ता था और नाना पेट जाके दुकान खोलता था। मैं और मेरा वो कज़न भाई जगदीश। और दुकान खोल के मैं रात को वापिस 9 बजे, साढ़े 9, 10 बजे दुकान बंद करता था, तेल की दुकान। और वहाँ से रिक्शा पकड़ के मैं शिवाजी नगर आता था और वहाँ से पीएमटी पकड़ के मेरे घर पे आता था। मुझे सातों दिन ये काम था, 6 के 6 दिन। सोमवार से शनिवार तक मैं तेल का काम करता था। सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक। हाँ।
मुझे घर ऐसा था जैसे मैं होटल में जाके ठहरता हूँ रात को और सुबह निकल के फिर बाहर चला जाता। ये मैंने सालों साल किया, 74 से लेके 92 तक किया है। रविवार का भी बता रहे थे, हाँ, रविवार को भी रविवार का जाते ऐसा थे। था कि वो ज़माने में तेल कोई उधार देता नहीं था हाँ, और मैं उधार देता था, हाँ। क्योंकि मेरा बिज़नेस बढ़ रहा था उससे और मेरे को 2 पैसे उसमें ज़्यादा भी मिलते थे। रुपया 2 रुपए डब्बा हमको मिला, तो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। तो वो पैसे का कलेक्शन मैं करने को खुद सुबह 7:30 बजे घर से निकलता था ओह! और आप समझो दापड़ी से लेके, बोपड़ी से लेके देव रोड तक मैं जाके तगादा करता था। ओह! उसमें देखो पहले मैं कासरवाड़ी, फिर खरारवाड़ी, फिर पिंपरी, पिंपरी गाँव, चिंचवड, चिंचवड गाँव, आकुर्डी, निगड़ी और देव रोड। अच्छा। आज भी मेरे ये सब नाम याद हैं, जैसे कल करता था मैं। पर ये बात है 1974 से लेके 92 तक की। ओह! और वो पूरा तगादा करता था, फिर जितने चेक मिलते थे, वो भरता था रात को। एक स्लिप भरते थे, एक ही उसमें पूरा चेक और सुबह-सुबह जाके 8 बजे बैंक में भरते थे। और वो पूरे दिन का तगादा, हम रात को टैली करते थे कि किसका-किसका कितना पैसा आया और कितनी-कितनी पावती फाड़ी, वो टैली हुआ क्या। तो मेरी ऐसी हालत थी कि 6 दिन ये हाँ, दुकान और 7वें दिन वसूली। हाँ। तो लाइफ के ऐसे सालों किधर गए, पर मैं आज भी शुक्रिया अदा एक ही आदमी का मानूँगा, वो मेरी वाइफ़ कांता देवी का। उस बेचारी ने कभी नहीं किया, कभी मुझे कंप्लेंट नहीं की, कभी ये नहीं बोला तुम बाहर नहीं लेके जाते। मैं महीनों-महीनों पिक्चर नहीं देखी कभी, बाहर खाने को नहीं जाता था। कभी तो भी चांस मिला भई आज जल्दी आ जाओ, चलो 8 बजे गया, फिर स्कूटर होने के बाद, हाँ, जब मुझे स्कूटर हो गई, फिर बाद में तो कार भी हो गई, हाँ। तो फिर मैं कार में जल्दी आ जाता घर पे। भई जगदीश को बोलता था तू बंद करके आ जाना और फिर मैं फैमिली को लेके जाता था। मैं कोई एक चीज़ याद है 74 से और 90 तक 16 साल के भीतर, 16 साल हुए ना? हाँ। 16 साल में मैं एक बार मेरी फैमिली को बैंगलोर लेके गया था। अच्छा, कोडाईकनाल, ऊटी और वो मैंने टूर कराया था 1987। अच्छा। आप समझो 15-16 साल तक तो मेरे को घूमने का कोई काम ही नहीं था। मैं किसकी शादी में नहीं जाता था। ओह! जो बारात बाहर गाँव जाती थी, पिताजी मुझे बोलते थे दुकान कौन सँभालेगा? अच्छा। क्योंकि तेरे बगैर दुकान नहीं चल सकती। तो मेरे को दुकान क्या मेरे लिए वो मेरा धंधा, मेरा सब कुछ भी था। बट मेरे लिए एक ये भी था कि मैं कहीं मेरी पर्सनल लाइफ़ नहीं कुछ कर सकता। हाँ, पर्सनल लाइफ़ में मेरा पूरा बंद था। ये जब मैं बहुत आगे चला गया 92 के बाद, फिर मैं बैठना कम किया, फिर ये सब चीज़ें मेरी बाकी लाइफ़ हो गई। लेकिन वो जो मेरी जवानी का टाइम था, हाँ। वो पूरा मेरा बिज़नेस में गया और सिर्फ़ फैमिली को ऊपर लाने में गया। बहुत अच्छी बात बताई आप। बहुत। पूरा मैंने ये काम किया और दिल से किया। ऐसा नहीं था मैं बोझ करके करता था, दिल से करता था क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं सफल नहीं हुआ, तो मैं यहीं खड़ा हो जाऊँगा, फिर आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरे दिल में एक हमेशा से एक चीज़ जुड़ रही, कोई भी काम अगर मैंने किया, तो उसमें सक्सेस मिलनी चाहिए, तो आगे मैं बढ़ सकूँगा। अगर मैं कहीं भी स्टॉप हो गया, तो आगे बढ़ने के लिए मेरे रास्ते बंद हो जाएँगे। इसलिए मैंने कभी भगवान ने मुझे हार नहीं दी और मेरे को हमेशा हेल्प की और मैं आगे बढ़ता गया और आज यहाँ तक हूँ। आज तो मैं जो काम कर रहा हूँ, काफ़ी स्केल में काम कर रहा हूँ। ऐसे भी मैंने अभी तक 12,000 फ्लैट तो मैं मेरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बना चुका हूँ। 12,000 अच्छी फैमिली जो मेरे साथ रह रही है और भगवान की दया से कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं है जिसके साथ मेरा कोई झगड़ा, टंटा या लफड़ा है या मेरी कोई कंप्लेंट करता है या रेरा में मेरी आज तक भगवान की दया से कोई कंप्लेंट नहीं बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। क्या भी करो, काम भी करो तो सचोटी से करो, है। या ताकि सामने वाले को भी एक सैटिस्फैक्शन हो कि भई हमने अच्छा काम किया। मैंने ये चीज़ सोची है, कभी भी मैं बच्चों को एक बात आज भी बोलता हूँ आनंद जी, कि भई तुम ऐसा समझो कि वो घर में तुम रहने वाले हो जाके, तो तुम अगले को घर दे सकोगे। अगर तुमको यही मालूम नहीं कि तुम जिसको घर दे रहे, वो वहाँ कैसे रहेगा, तुम अगर रह सकते हो, तो वो रहेगा ना। हाँ, अगर आप ही नहीं रह सकते, तो दूसरे को रहने का क्यों आप बिल्कुल, सोचते हो? बिल्कुल। तो आपने ये सोचना चाहिए कि मैं अगर वहाँ रह सकता हूँ, तो मेरे आने वाला क्लाइंट भी वहाँ रहना चाहिए। अगर हर बिल्डर ऐसे सोचेगा तो क्लाइंट की तो जो कस्टमर की तकलीफ़ें या उसकी जो तक शिकायतें ही दूर हो जाएगी। तकलीफ यही है कि कुछ लोग नहीं सोचते, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग गलत और बदनाम होती है पूरी पूरी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री। जब आपने नानापेट में होलसेल की दुकान लगाई थी तेल की, तब आपने बताया कि आपके पिताजी ने नाराज़गी व्यक्त की थी, उनको अच्छा नहीं लगा था, आप क्यों डेयरिंग कर रहे हो, उन्होंने ये किया।
लेकिन जब आपको उस दुकान में सक्सेस मिली, आपकी मेहनत की वजह से, आपने अपना जो दिमाग लड़ाया, आपने जो डेयरिंग की, तो वो सक्सेस देखने के बाद फिर आपके पिताजी का नज़रिया कब चेंज हुआ? कैसे हुआ? फिर उन्होंने आपको शाबाशी भी दी होगी ना? दी। ये बात जो आपने की बहुत अच्छी बात की आनंद जी। मैं ये बताता हूँ कि 74 में मैंने दुकान लगाई और उसके लगने के बाद उस टाइम पे तेल के भाव थे 56 रुपया 10 किलो, अच्छा। 56 रुपीज़ 10 किलो। और जैसे मैंने दुकान लगाई, तेल के भाव हो गए 36 रुपए 10 किलो, ओह! घटते चले गए। मैं जो भी माल लेता नुकसान, जो भी माल लेता नुकसान। अच्छा। तो पिताजी आए, बोला मेरे को एक दिन दुकान पे आए, हमारी किराना दुकान से, और मेरे को बोले, दीवान जी को बोले, "भई हिसाब निकालो, तुमने 6 महीने में क्या किया?" तो 18,000 रुपए का नुकसान था। अभी 18,000 वो टाइम में बड़ा अमाउंट था, 74 के साथ। मैं भी हैरान हो गया और मैं अंदर से नर्वस भी हुआ। तो पिताजी मुझे बोले कि देख भई, या तो दुकान बंद कर दे, या तो तू तेल बंद कर दे, गुड़ मिर्ची चालू कर। सिर्फ पिताजी को मन में उनका मन रखने के लिए और उनकी बात मानने के लिए, क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से मैंने सोचा था नहीं हो रहा था, विपरीत चल रहा था, क्योंकि तेल में मंदी थी। मैंने गुड़ और मिर्ची 6 छकड़े गुड़ के और 6 मिर्ची के ला के रखे, लाल मिर्ची जो हाँ। सूखी आती थी। वो पिताजी का ऐसा बोलना था कि इसमें मार्जिन है और किसी को समझता ही नहीं कितना मार्जिन है। हाँ। बट ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। बट फिर भी मैंने रखा, क्योंकि पिताजी को नाराज़ नहीं करना था। जैसे ही तेल घट के 34 रुपए लास्ट हुआ था, मेरी लाइफ का सबसे कम भाव था वो। हुँ। मैंने जभी भी एडिबल ऑयल्स का काम किया। 34 रुपए का तेल लास्ट जिस दिन हुआ, उस दिन मालूम नहीं मेरे दिमाग में एक फतूल आया और मैंने 2000 डब्बा तेल लिया। अच्छा। और वो कैसा लेते थे, हमारा धंधा कैसे चलता था, हुँ। भई 1 से 10 डिलीवरी, वार टू वार, 15 दिन में डिलीवरी, ऐसा था। तो मैंने सामने लुंकड़ था, लुंकड़ ने भाव निकाला 34 रुपया, ईश्वर गोयल लेने का है क्या? मैं बोला कितना डब्बा है? बोला 2000। मैं बोला लिख लो। मैं बोला एकदम नहीं देना, 500-500 करके 4 बार देना। वो बोले ठीक है, 2000 डब्बा लिया। वो 34 का भाव कभी लाइफ में नहीं आया। वो भाव हो गए थोड़े दिन में 35, 15 दिन में, 8 दिन में ही, 15 दिन में भी नहीं, बहुत तेज़ी से बढ़ता था। तो वो जैसे 35 हो गया, फिर मेरा तो कोई एक डब्बा भी नहीं आया था, मैंने तो बेचा नहीं। 36 हो गया, तो मैंने सोचा ईश्वर थोड़ा तो कबूल कर, 500 डब्बा बेच दिया मैंने 36। अभी 2 बोले ₹3 डब्बा, 500 डब्बे बेचे, 1500 रुपए है। 1500 तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए वो टाइम, वो ज़माने में, क्योंकि मैं तो खड्डे में था, मुझे बाहर आना था। तो मैंने क्या किया, थोड़े दिन के बाद वो 1500 डब्बे तेल और आ गया डिलीवरी, और पूरी दुकान मैंने तेल की भर दी और गुड़ मिर्ची उठा के भेज दिया, अच्छा। निकाल दिया। तो एक 15-20 दिन के बाद पिताजी आए, बोले अरे गुड़ मिर्ची लाए थे, वो क्या किया? मैंने बोला बेच दिया सब, वो नहीं है। पर मैंने कुछ बेचा नहीं था वो, एक किसी को दिया, भाई तेरे को जो भाव रखना रख ले, मेरे को पैसा भेज दे इसका। हाँ। हुँ। और वो भेज के मैंने खत्म किया। और वो दिन और उसके बाद जब मैंने तेल का धंधा किया, और वो साल में, पहले साल में 18,000 का नुकसान कवर करके, वो साल में, और मैंने 32,000 रुपए का प्रॉफिट किया, ओह! वो साल में। अच्छा। वो 32,000 से लेके आप समझो मैंने आखिरी तक 70 लाख रुपए साल का भी कमाया, अच्छा। पुराने जमाने। तो तब मुझे पिताजी बोलते थे, "भई इसके सरी का होशियार लड़का तो कोई नहीं है।" अच्छा। अच्छा। बोला इसका दिमाग बहुत तेज है। हुँ। ये जब कुछ करता है ना, तो ये सामने वाले को पता नहीं लगने देता क्या किया है। बोला मैं बाजू में बैठा रहता हूँ, मुझे नहीं मालूम इसने कितने डब्बे लिए और कितने बेचे। उनको भी आपके इस पे कॉन्फिडेंस आ गया, आपकी कॉन्फिडेंस है। हिम्मत के ऊपर। इतना कॉन्फिडेंस आया, फिर तो मैं, जैसे मैंने कोहिनूर लगाई मेरे छोटे भाई की, तो दुकान मैंने लेके दी। तिलक चंद मेरे एक साधु लगते थे, उनकी दुकान थी, और पैसा वो बोला, "भई मेरे पास नहीं है भंडोल, दुकान मेरी रख लो और हम भागी में कर लेते।" तो मैंने तिलक सेठ को और किशन को, दोनों को भागी में वहाँ बिठाया और कोहिनूर एजेंसी चालू की। अच्छा। ये बात है 1982। 82। फिर वहाँ से ये चालू हुआ कोहिनूर। फिर सचिन आपने, फिर हमने अलग हो गए तिलके से। हाँ। फिर किशन अकेला करने को लगा। हाँ। फिर उसके साथ राजेंद्र आया, ऐसा हुआ। अच्छा। ओह! बड़ी बात है। तो मैंने, मेरे होते-होते डॉक्टर का एडमिशन मेडिकल में मैंने कराया, उसको जो भी डोनेशन देना था मैंने किया। मैंने किशन का कोहिनूर मैंने काम लगवा किया। के दिया। पहले टेल्को सप्लाई करवाई, फिर मैंने उसको कोहिनूर लगवा के दी। हाँ। काम वही करता था, हाँ। पर मैं वो हिम्मत करके हाँ भाई करो, हाँ। पैसा लगता है मैं करता हूँ। तो ये हो जाता था।
और भगवान की दया से एक हमको आशीर्वाद भी रहा है कभी भी, आज भी है वो। हमारा काम कभी पैसे के लिए नहीं अटका। हमको अगर ऐसा लग रहा है कि 2 दिन में हमको 50,000 रुपए की ज़रूरत पड़ेगी या 50 लाख की ज़रूरत पड़ेगी या आज तो 50 करोड़ की पड़ेगी, तो भी काम हो जाता है। भगवान किधर से कहाँ देता है पता नहीं। बैंक लोन तो भी हो जाता है, कोई प्रॉपर्टी तो भी बिक जाती है या कुछ भी हो जाता है। तो काम हमारे पैसे के लिए कभी अटका नहीं और किसी भाई का भी नहीं अटका। आपने ज़िक्र किया था कि कांता का आंटी का आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है हमेशा से। तो लेकिन आपकी जो पूरा लाइफ का जो संघर्ष है वो बहुत बिज़ी रहा है, बहुत आपने संघर्ष किया है, बहुत टाइम दिया है काम के लिए। तो वो सब चीज़ में आप आंटी को या बच्चों को कब और कैसे टाइम देते थे? आनंद जी, ये बात अगर बोलूँगा तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि मैंने कभी कुछ किया नहीं। ये मेरी गलती थी, बट टाइम मेरे को नहीं करवा रहा था। उसका कारण ऐसा था कि मैं सुबह 7 बजे दुकान पे जाता था, रात को 10 बजे आता था। जब मैं यहाँ से जाता था घर से, तब बच्चे स्कूल चले जाते थे और जब मैं आता था, वो सोए हुए रहते थे। मेरी ये हालत थी कि जब मेरे बच्चे को मैं 8-8 दिन भी नहीं मिलता था, संडे के सिवाय। संडे को भी 2 मिनट, फिर तगादे को निकल जाने का, फिर आया तो खाना खाने को आने का या फिर रात को हिसाब करने का, बातचीत नहीं होने की। ये बात सही है कि मेरे बच्चे भगवान ने पैदा किए और भगवान ने ही पढ़ाए। मैं कभी प्रीतम सबसे बड़ा लड़का था, पहले मैंने सोचा इसको अच्छी शिक्षा दूँगा। आज का आनंद बिल्डिंग के सामने एसएसपी में। एसएसपीएमएस स्कूल था, रेजिडेंट स्कूल था वो। मैंने प्रीतम को वहाँ एडमिशन दिया, केजी में, और वहाँ उसको एडमिशन कैसा भी करके करवा के उसको एडमिशन दिलाया और वो छुट्टी पे आया था। छुट्टी पे आया था तो बाद में 4 दिन के बाद उसको छोड़ना था। मैं उसको वहाँ छोड़ने गया स्कूटर पे ले जाके। तो वो मेरे को जब मैं वहाँ गया तो रोने को लगा ज़ोर से और वो ऐसा चिपट गया जैसे बंदर का बच्चा चिपटता है, बंदरी को। वो जाने को तैयार नहीं, ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था। इतने में उसकी मैडम आई और उसने उसको डाँटा और वो गप-चुप नीचे उतर के उसके साथ-साथ चला गया था। वो छोटा था वो। उसके बाद वहाँ एक गोल चक्कर था, चौतरा चबूतरा शरी का, उसपे मैं बैठा और मेरा दिल भर गया कि यार मैं ये बच्चों को ऐसा रखूँगा, ये यहाँ ऐसा रोएगा और घर में तो ये पहला बच्चा है। हाँ, क्योंकि मेरे पास जो प्रीतम हुआ, हमारी पूरी फैमिली में वो सबसे पहली संतान थी और दादा-दादी, हमारे भाई-बहनें सब प्यार करते थे। लेकिन वो मेरी माँ तो मुझे रोज़ बोलती थी, "भई हमको नहीं पढ़ाना, नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, पर तू वो हॉस्टल में मत रख उसको, उसको लेके आ।" पर मैंने वो जिद में करा, लेकिन आखिरी मेरा दिल टूटा और वो वापिस जब छुट्टी पे आया तो मैंने उसको भेजा ही नहीं हॉस्टल में और फिर मैंने उसको डे स्कूल में कराया, अच्छा, वो आरटीओ के बाजू। तो वहाँ वो पढ़ा, लेकिन मैं कभी भी लाइफ़ में प्रीतम के स्कूल में कभी नहीं गया, अच्छा। कभी नहीं। जैसे बच्चे माँ-बाप जाते हैं, भई फादर को बुलाया, मदर को हाँ, बुलाया। मदर कभी जाती नहीं थी, मैं कभी जाता नहीं था। जाना पड़ता तो हमारा डॉक्टर भाई जाता था। हुँ। और वैसे ही मेरे दोनों बेटी, वो आलेगाँवकर में स्कूल में पढ़ी, इससे मराठी मीडियम से। तड़की। हाँ, वहाँ मैं कभी नहीं गया। मुझे यही मालूम था ये कब जाते और कब आते। वैसे ही फिर सचिन, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। बच्चे दोनों इंग्लिश में पढ़े, प्रीतम भी और सचिन भी। सचिन सेंट जोसेफ में था, फिर उसको मैंने ऑल सेंट्स में रखा। नहीं, वो सेंट जोसेफ में हुआ। तो वो भी पढ़ा, मैं कभी सेंट जोसेफ में नहीं गया। और वैसे ही जैसे मैं कांता को टाइम नहीं दे सका, पूरी ज़िंदगी मैंने बच्चों को भी टाइम नहीं दिया। हाँ, एक ही बार मैं ज़रूर मैंने बताया कि मैं एक बार उनको टूर पे लेके गया था। अच्छा। बाकी मैंने बच्चों के साथ कभी खेला नहीं, कभी उनके साथ मिला-जुला नहीं, कभी बातचीत नहीं और मैंने कभी उनको धमकाया भी नहीं। ऐसा भी नहीं कभी लाइफ़ में गुस्सा किया। मैंने मेरी लाइफ़ में आज तक मेरे कोई बच्चे को एक चाँटा नहीं मारा कभी, कभी नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई गलती भी नहीं की। लेकिन आज भी मेरा दोनों बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तो मैंने दोनों को सेपरेशन भी कर दिया है कि अभी प्रोग्रेस होएगी तो सेपरेशन में होगी, ऐसा मेरा मानना था। वो हिसाब से मैंने दोनों बेटों को अलग किया, मेरे सामने किया, खुशी में किया। झगड़े-टंटे में मैं बोला अलग नहीं करूँगा, करूँगा तो खुशी में करूँगा और इसलिए करूँगा कि तुम्हारी प्रोग्रेस डबल होनी चाहिए। तो दे आर डूइंग वेरी वेल और फिर मेरा साथ तो उनको, जहाँ उनको मेरी ज़रूरत है मैं खड़ा ही हूँ उनके लिए, अच्छा। रात-दिन। मेरा तो काम ही वही है। हरियाणा की कोई ख़ास बात याद है आपको, कोई गाँव की या वहाँ की उस समय की, या आपका कभी जाना-आना है या कोई रिश्तेदार है या कुछ है वहाँ पर कुलदेवी या जैसा कुछ? नहीं, कुलदेवी है हमारी, वो हिमाचल में है।
मनसा बालासुंदरी। बालासुंदरी। लेकिन हमारे पितरों के घर हैं वो हमारे गांव से 4 किलोमीटर पे बड़ा करके गांव है, वहाँ हमारे पितरों के स्थान है। लेकिन वहाँ जाना कब होता है, कोई बच्चा पैदा हुआ या शादी हुई, अभी जैसे जयकृत की ये शादी हुई है तो अगले साल जाना ही जाना है, पितरों पे भी जाना है, देवी पे भी जाना है, वो हम जाते हैं। बाकी गांव में हमारा कोई घर नहीं, कोई भाईचारा नहीं, कोई आदमी अग्रवाल है ही नहीं। अच्छा सब आप अपने बाहर चले गए, ये कोई करनाल, कोई पानीपत, कोई दिल्ली। अच्छा, रिश्तेदार हमारे जो भी हैं छोटे मोटे अभी रहे हैं, वो सब दिल्ली में है। तो दिल्ली में कभी कभी जाना होता है, बाकी तो नहीं। अच्छा बाकी गांव की जो बातें बहुत है, हाँ वो तो कितनी भी करो कम है, पर हाँ, ये बात जरूर है कि आज मुझे भी हरियाणा से आके 56 साल हो गया। 71 में मैं आ गया यहाँ, 55 साल हो गया मेरे हाँ को, राइट। या 55 साल हो गया। हाँ 55 साल में मैं हरियाणा छोड़ के आया, लेकिन आज भी हरियाणा के गांव, हरियाणा का एक एक जिला मुझे मालूम, अच्छा हरियाणा की भाषा मुझे मालूम है, हरियाणा का खाना पीना पता है, हरियाणवी भी मैं भूला नहीं। तो हरियाणा की भाषा की जब अपन बात करते हैं तो कुछ जैसे आपकी उम्र के जो कुछ लोग हैं या बहनें या घर में तो हरियाणवी में बात होती है। नहीं, मेरी बहनें पहले करती थी जो मेरे साथ गांव में रही हैं। भाइयों में कोई नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर यहीं पढ़ा, राजेंद्र यहीं पढ़ा और किशन भी यहीं पढ़ा। और बहनों में मेरी एक बहन जो गुजर गई वो मेरे साथ रही थी वहाँ, वो हरियाणवी जानती थी। एक संतोष जानती है जो हुबली वाली है, और एक कमला जानती है। 3 बहनें वहाँ रही है, अच्छा मेरे साथ रहती थी वो। क्योंकि हमारा कैसा था पिताजी का, कि भाई एक बेटी और एक बेटा वहाँ रहो तो दादा दादी की देखभाल रहे, तो उनको लगेगा। क्योंकि जब चाचा थे, जब वो बाहर पढ़ते थे, हाँ, तो उनका आना जाना तो कभी होता नहीं था ज्यादा। बट इतना था कि भाई हम गांव में थे, तो दादी को ऐसा लगता था भाई यहाँ कोई तो भी है मेरे साथ। तो भी हरियाणवी में बातचीत करने का यहाँ पुणे में ऐसे किसी के साथ ज्यादा मौका नहीं लगता। होता नहीं है, बट हाँ, जो लोग हरियाणा से आए हैं हाँ, और वो हरियाणवी में बात करें तो हम कर सकते हैं। हाँ। बाकी ऐसा बोलने को जाओ तो नहीं जमता। बिल्कुल बिल्कुल हाँ सही बात है आप तो घर में सभी जो 4 भाई 4 बहन हैं आप लोग तो उसमें आप सबसे बड़े हैं उसमें कैसे मेरे से बड़ी एक मेरी बहन थी, जिसकी शादी पहले हो चुकी थी 1965 में शायद। और उसके बाद मैं सबसे बड़ा था। अच्छा भाइयों में सब में मैं बड़ा हूँ, चारों में। अच्छा बहनों में एक बहन मेरे से बड़ी है, बाकी 3 बहन मेरे से छोटी है। एक्चुअली मेरी 5 बहनें थी। अच्छा एक बहन मेरी गुजर गई थी, जिसकी शादी 70 में हुई थी। अच्छा लेकिन आज की तारीख में 4 बहनें और 4 भाई हैं। तो जो चारों बहनें हैं उसमें से 3 तो पुणे में है और एक जालना में है। नहीं, एक बहन जालना में है, हाँ एक मेरी बहन हुबली में है, हुबली में और 2 पूना में है। 2 पुणे में ओके ऐसी अच्छा 4 बहनें पूना में है। हाँ और भाई हम 4 हैं। हाँ एक मैं हूँ, एक मेरे से छोटा कृष्ण कुमार है, हाँ और तीसरा भाई डॉक्टर है, हाँ और चौथा भाई हाँ राजेंद्र कुमार। ऐसे हम चारों भाई हैं, लेकिन चारों ही पूना में हैं। और जो बहनों में हुबली में है वो सबसे बड़ी है बहनों में नहीं, सबसे बड़ी मेरी बहन है कमला, जो जालना में जालना में है, जालना में हाँ जिसके बच्चे आज की तारीख में स्टील का काम करते हैं। अच्छा उनकी इंडस्ट्री है, अच्छा काम कर रहे हैं। और और 2 नंबर बहन जो है वो बड़ी, वो दिल्ली स्टोर में है, अच्छा यहाँ पूना में। रमेश और तीसरे नंबर की बहन वो हुबली है। अच्छा और 4 नंबर की बहन येरोड़ा है, हाँ थी पहले। हाँ पर अब ये लोग कोरेगांव पार्क में रहते हैं, LR अग्रवाल जो चार्टेड हाँ अकाउंटेंट है, हाँ उनके इधर एक मेरी बहन अच्छा उषा है। हाँ, उषा। ओके ओके तो 74 में आपने तेल की ये लगा ली थी दुकान होलसेल की यहाँ पर नानापेट में तो तेल की दुकान जैसे आपने किराने की दुकान से होलसेल का ये कर लिया अ, तेल का काम फिर तेल का काम करते हुए तेल की फैक्ट्री का आइडिया कैसे क्या है आपको ऐसा हुआ था कि मैं ये जो तब तेल की दुकान चालू की 1974 में, तो ये करते करते मैं 92 तक सिर्फ तेल का ही काम करता था। अच्छा और ये काम मैं इतना बड़ा करने को लगा, और इतना मेरे को एक हिम्मत आई। और उसमें मैं सबसे बड़ा जो मेरा गुरु मानता था उस तेल के धंधे में, उसका नाम था चिमनलाल गोविंदास। अच्छा उसको मैं बहुत मानता था। और मैं ऐसा समझो कि अगर कोई गुरुजी को मानता है, हम्म, तो मैं, वो मेरे लिए गुरुजी थे, ये धंधे के। तो मेरे में डेयरिंग बहुत हो गई, हम्म, क्योंकि तेल का धंधा एक ऐसा धंधा है जो हर 5 मिनट में उसका भाव कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। अच्छा रिस्क बहुत है, अच्छा रिस्क है। लेकिन रिस्क होने के नाते भी मेरे में डेयरिंग कम नहीं थी। लेकिन मेरे पास सबसे बड़ी बात क्या थी, कि पिंपरी चिंचवड पूना से लेके और दो रोड तक ऐसी कोई दुकान किराने की नहीं थी
जिसमें 70% दुकानों में मेरा तेल नहीं जाता था। तो मैं सिर्फ पहला आदमी ऐसा था पूना में जो तेल उदाहरण देना चालू किया था। अच्छा। भाई आप तेल ले जाओ और 8 दिन में पैसे दो, 10 दिन में दो, ऐसा मेरा सिस्टम था। तो वो जमाने में भी मेरे पास 700 से 800 डब्बे टीन, ओ। 16 किलो वाले हाँ। डेली में बिकता था। जो 200 रुपए से बिक्री चालू हुई, हाँ। 200 डब्बे से, वो लास्ट में मैं 2500 डब्बे रोज बेचता था। ओ। तो वो करते करते फिर मेरी खरीदी भी बड़ी होती थी। हाँ। एक एक टाइम में 20,000 डब्बे, 10,000 डब्बे मैं सौदे रखता था। तो वो करने के बाद जब मैं तेल का इतना बड़ा धंधा किया तो मुझे ऐसा आया दिमाग में, तो मैं तो इंडस्ट्री भी कर सकता हूँ। लेकिन ये बात मेरे समझ में उस टाइम पे तो नहीं आई, बट ये बात मैं आज जरूर बोल सकता हूँ अनुभव आने के बाद हाँ। कि ये बिजनेस के अंदर, ये तेल के धंधे के अंदर ट्रेडिंग करना और मैन्युफैक्चरिंग करना, ये दोनों रास्ते अलग अलग है। अच्छा। ये साथ में नहीं जाते, ऐसा जाते हैं। ओके। ट्रेडिंग अलग है। हाँ। ट्रेडिंग तो क्या है, मैंने आपसे लिया, बेच दिया, 10 मिनट में बेच सकता हूँ। हाँ। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी चीज है, आज मैंने रॉ मटेरियल लिया और उसका ऑयल बिकते बिकते 30 से 35 दिन लगते हैं। हाँ। क्योंकि मैं जब सीड लूंगा, सीड वहाँ से लोड होगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद वो क्रशिंग होगा, क्रशिंग होने के बाद वो उसका क्रूड ऑयल निकलेगा, क्रूड ऑयल का फिर रिफाइंड बनेगा, रिफाइंड बन के डब्बा बनेगा, और डब्बा बन के बिकेगा और फिर मेरा पैसा आएगा। तो उसके टर्नओवर में कम से कम, आज मैंने अगर एक डब्बे का माल खरीदा है तो उसको घूमने में 40 दिन लगता है। अच्छा। तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल बड़ा चाहिए। अच्छा। तो ये करते करते जब मेरे दिमाग में आया, तो इन बिटवीन मैंने एक काम और किया था कि 1984 में मेरे दिमाग में ये बात आई कि मेरा एक छोटा भाई जो डॉक्टर सुभाष गोयल है, उनका एक दोस्त था सुनील शिंदे। अच्छा। तो उसकी खड़की में लैंड थी। अच्छा। तो वो मुझे एक दिन बोला, भाई मेरे पास लैंड है लेकिन मुझे समझता कुछ नहीं। हम्म। तो आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, लैंड मेरी, उसका भाव पकड़ लो, आप प्लान पास करो, पैसा डालो और अपन ये बागी में काम करते। तो 1984 में मुझे ऐसा समझ में आया कि भाई अपन कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए। अच्छा। तो 84 में मैंने पहला जो स्कीम किया हम्म। वो खड़की में किया था, गोयल शिंदे एसोसिएट के नाम से। अच्छा। और वो सुनील जो शिंदे थे वो मेरे साथ भागीदार थे। अच्छा। वो करने के बाद फिर मैंने जब, वो सिर्फ बहुत बड़ा काम नहीं था, 20,000 फुट का ही था। हाँ। लेकिन वो 84 में मैंने जब स्कीम चालू की और वो काम किया मैंने, 20,000 फुट का खाली टोटल काम था, तो तब मुझे ध्यान में आया कि अपने ऑयल से ये धंधा तो बहुत अच्छा है। अच्छा। तो मेरे दिमाग में 84 में ये बात आ गई थी कि अपने कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए। बट प्रैक्टिकली क्या था कि बाकी भाई पढ़ रहे थे हाँ। और कोई खाली था नहीं हाथ। हाँ। खाली मेरे साथ एक किशन था। हाँ। किशन का तो मैंने फिर जैसे उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद फिर भांडवल बहुत कम थी, तो हमने पहले टेल्को में सप्लाई चालू किया। हाँ। फिर उसके लिए मैंने कोहिनूर एजेंसी लगा के दिया चिंचवड़ में। चिंचोड़ में। हाँ। वो सब काम मैंने भाई को सेट किया। अच्छा। करने के बाद में फिर राजेंद्र 85 में शादी हो गई, 86 में हाँ। फिर वो भी उसके साथ बैठने को लगा। अच्छा। लेकिन कंस्ट्रक्शन करते करते उस फर्म में, गोयल शिंदे एसोसिएट में, 4-5 स्कीम हमने की वो टाइम पे। लेकिन 84 में जब आप कंस्ट्रक्शन में आ गए थे, लेकिन आपने बताया कि 92 तक आपने दुकान जो तेल का था वो कंटिन्यू किया रखा था आपने तब तक भी, मतलब कंस्ट्रक्शन में फुल फ्लेज नहीं, नहीं आए थे। फुल फ्लेज नहीं था। मैं क्या करता था, सुबह से 4-5 बजे तक बैठता था तेल में अच्छा। और 5 बजे कंस्ट्रक्शन में जाता था। वो खड़की मेरा ऑफिस था। हाँ। तो वहां जाने के बाद मैं क्या देखता था, भाई आज कितना काम हुआ, कितना माल हुआ, किसका माल नहीं आया, क्या लेना है, तो सबको फ़ोन करता था, क्या माल बिका, किसका पैसा आया, ये सब हिसाब किताब देखता था। और रात को 9 बजे से 10 बजे तक वहाँ काम करता था और 10 बजे वहीं से मैं बोपड़ी घर पे चला जाता था। तो कंस्ट्रक्शन में भी जो बेसिक काम है, जैसे इंजीनियरिंग का काम है, सेंटरिंग का काम है, कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, तो ये सब भी तो धीरे धीरे सीखना पड़ा होगा। सीखा पड़ा, उसमें मेरा साथ काफ़ी सुनील ने भी दिया, शिंदे ने, अच्छा। क्योंकि वो पढ़ा लिखा लड़का था। हाँ। और वो भी मेरे साथ इसमें मदद करता था। फुल डे वही रहता था ऑफिस में, फुल डे वो बैठता था और 4 बजे के 5 बजे के बाद मैं बैठता था। तो दोनों की फिर सलाह से हम काम कर लेते थे, तो उसमें कोई बहुत बड़ा हमको प्रॉब्लम नहीं आया। हाँ। वो करते करते फिर क्या हो गया, 89 में हम चारों भाई अलग हो गए। अच्छा। अलग होने के बाद ऐसा हुआ कि मैंने सबको भाइयों को बिठाया, भी बोला एक एक काम करो, अपने को प्रोग्रेस तो जब होगी हाँ। जब चारों काम करेंगे। हाँ। तो फिर ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस सबसे छोटे भाई ने लिया, राजेंद्र गोयल ने, तो मैंने उसको दे दिया। अच्छा। फिर वो एक कोहिनूर थी, तो कोहिनूर किसको चाहिए तो किशन ने ले लिया। हाँ।
तो गोयल कंपनी बची आखिरी ईडब्ल्यूआईएल हाँ। की, मैं उसमें वापस उधर ही बैठता था। लेकिन उसमें मेरे साथ मेरा एक कजन भाई हाँ। जगदीश गोयल पहले से ही भागीदार था, अच्छा। वो आज भी है। हाँ। गोयल कंपनी मेरी आज भी चल रही है। अच्छा। हाँ, मार्के यार्ड में हाँ। 3389 हाँ। गोयल एंड कंपनी जो मार्के यार्ड में गाड़ा है, हाँ। गाड़ा नंबर 339 वहाँ चालू है आज भी। अच्छा। लेकिन वो मैंने पूरा का पूरा मेरे भाई और जगदीश कजन को दे दिया हाँ। 1998 में। 98 में, तो 98 के बाद फिर आपने नहीं, तेल का नहीं। मैंने एक्चुअली 92 के बाद कभी नहीं बैठा, अच्छा। क्योंकि 92 में मैंने फिर इंडस्ट्री लगाई, हम्म, वो मैं बताना रह गया हाँ। आपको। हाँ। 92 में मेरे दिमाग में आया कि मैं मैन्युफैक्चरिंग में जाऊं, हाँ। तो 89 में मैंने प्लाट लिया चाकन में 10 एकड़ का, हम्म, और वहाँ मैंने फिर परमिशन लेके हाँ। और बैंक फाइनेंस लेके, हाँ। और वो मैंने इंडस्ट्री लगाई पूरी। और इंडस्ट्री लगाने के बाद जब मैंने चालू किया, और वो बाय द वे मैंने इंडस्ट्री भी जो लगाई वो लिस्टेड कंपनी की, अच्छा, हाँ, लिस्टेड सूर्योदय एग्रो इंडस्ट्रीज के नाम से लिमिटेड कंपनी थी वो, और मैंने वो लिस्टेड कराई इस पे शेयर मार्केट। हाँ। और वो फिर मेरा 18 फरवरी 94 में मेरा वो पब्लिक इशू आया, अच्छा। और मेरी फैक्ट्री चालू हुई, हाँ। और मैंने 18 महीने फैक्ट्री चलाई। लेकिन मेरे ध्यान में आया कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बहुत बड़ा फर्क है, और 95 लास्ट में वो फैक्ट्री मैंने पूना दाल एंड बेसन मिल को बेच दी, अच्छा। और मैं उससे निकल गया। हाँ। और 95 से और आज तक, हाँ। आज के दिन तक मैं सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन करता हूँ। तो 85 से जब आपने कंस्ट्रक्शन शुरू किया था और आज समझो अभी 2026 है, तो अपन 40-41 साल की बात कर रहे हैं। तो 40 साल में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एज ए इंडस्ट्री उस समय जो था और आज है, तो क्या बड़ा फर्क आप देखते हैं कि इंडस्ट्री कैसे बदली है, खासकर पूना में? इंडस्ट्री एक चीज़ से बहुत ज़्यादा बदली हम्म, कि जब 1984 में हम गए थे इंडस्ट्री में, हाँ। तब हमारी भांडवल कम लगती थी, और भांडवल के हिसाब से प्रॉफिट अच्छा था। अच्छा। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा लगता नहीं था। जैसे हमने ज़मीन ली, प्लान बनाया और बेचना चालू कर दिया, हाँ। तो लोग फटाफट माल ले लेते थे, उन्हीं के पैसे से हम बना देते थे, तो घर का पैसा कम लगता था। तो वो टाइम पे क्या था कि उन्हीं के पैसे से हम बना देते थे, और अपना जो ज़मीन का पैसा था वो जल्दी निकल जाता था बाहर, और उस पैसे से हम दूसरी ज़मीन ले लेते थे, हाँ। फिर उसको बेच के तीसरी ले लेते थे, हाँ। और वो तीनों प्रोजेक्ट चालू हो जाते थे। अच्छा। बट आज वो इंडस्ट्री में इतना बड़ा फर्क है हाँ। कि आज में पहले मुझे लैंड लेनी पड़ती है, उसमें पूरा पैसा लगाना पड़ता है, फिर प्लान पास करना पड़ता है, फिर उसके बाद काम चालू करना पड़ता है, फिर मैं उसके बाद मेरी बुकिंग होती है, और फिर बुकिंग होने के बाद मेरा जैसे जैसे काम आता है वैसे वैसे मैं पैसा ले सकता हूँ। उसका आज की तारीख में तो बड़ा कारण रेरा भी है, हाँ। क्योंकि रेरा के हिसाब से हमको चलना पड़ता है, हम्म, और वो हिसाब से आज हमारी कंस्ट्रक्शन की पोजीशन ऐसी है कि पैसा तो आज भी उसमें मेहनताना तो मिलता है, मेहनत मिलती है, हाँ। उतना पैसा नहीं मिलता, लेकिन धंधा अच्छा है क्योंकि क्लियर हो गया अभी। हाँ। पहले ऐसा था कि हम ये पैसा दूसरी जगह वापरते थे, अभी बिल्डर नहीं वापर सकते, हाँ। अभी वो प्रोजेक्ट का पैसा उसी में वापरना पड़ता है, हाँ। नहीं तो वो प्रोजेक्ट सफर होता है। अच्छा। पहले हो जाता था, और ये चीज़ें काफ़ी गलत हुई हाँ। करके इसमें चेंज हुआ। ओके। ओके। तो आपने जैसे बताया कि बिजनेस जैसे आपने किया, वैसे तरह आपकी फैमिली भी बड़ी थी, तो बड़ी फैमिली को एकजुट रखने, उनको भाइयों को काम देना या हर एक चीज़ को करने में भी, और प्लस अपना धंधा बढ़ाने में, तो उस समय जो मतलब आपने मेहनत की या दिमाग लड़ाया या सब जो चीज़ें की, उसमें भाइयों का और पूरे परिवार का और सबका आपको पूरा सहयोग मिला है, और उससे आप कर पाए इतना सब काम? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। देखो, साथ तो सबका होना चाहिए, तो ही फैमिली बड़ी होती है, जी। इसमें कोई शक नहीं। मेरे सब भाई जब भी हम इकट्ठे थे, तो सब साथ में ही काम कर रहे थे, सब आप अपना काम संभालते थे। बट हाँ, इतना ज़रूर था कि मैं अपने विजन को ज़रा आगे ज़्यादा रखता था, और मेरी पहले से ये इच्छा शुरू से थी, आज से नहीं। जब मैं पढ़ता था गांव में तभी भी यही थी कि मेरे को कुछ करना है, और वो करने का रीज़न एक ही था कि अगर नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे। हाँ। लेकिन डरना नहीं चाहिए। मैं आज भी ये बात बोलता हूँ, बच्चों को भी समझाता हूँ कि काम करो, मेहनत से करो, लेकिन डरो मत, हिम्मत मत खराब करो, और तुम्हारी सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। आज तुम बड़ा सोचोगे तो कम से कम 100% सोचोगे तो 80 पे 75 पे तो आओगे, हाँ। सक्सेस मिलेगी आपको। अगर आप सोचोगे 25%, हाँ। तो आपकी तो सक्सेस 15% पे आ जाएगी। तो इसलिए हमेशा आदमी ने बड़ा ही सोचना चाहिए,
बड़ा सोचेगा तो वो कुछ न कुछ कर निकलेगा। और एक बार भी उसकी अच्छी कोई बिजनेस में या कोई प्रोजेक्ट में अच्छा पैसा उसको मिला, तो अचानक आदमी एकदम ऊपर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये अनुभव मुझे रहा है कि मैंने भगवान की दया से कहीं भी कोई काम चालू किया या कोई भी बिजनेस में गया, तो मुझे नुकसान नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि भाई मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हाँ, जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें मुझे नुकसान हुआ, लेकिन टाइम का हुआ। हाँ, प्रैक्टिकली पैसा कम गया, हाँ, लेकिन मेरे 2-3 साल खराब हुए उसमें, और वो जो प्रोग्रेस 2-3 साल में मेरी होनी चाहिए थी, वो रुक गई, अच्छा, क्योंकि मैं वहाँ घुसा रहा और उसमें मेरा टाइम ज़रूर खराब हुआ। लेकिन उसमें भी मैंने बहुत कुछ सीखा। अच्छा। अभी पिछले 50 साल में 71 से लेके आपने अभी तक जो भी काम किए, बिजनेसेस मिले, उसमें सब सक्सेस मिला, हर काम आपने अच्छे से किया। लेकिन ये करते करते एक सामाजिक जिम्मेदारी बोल के अभी अग्रवाल समाज पुणे के आप अध्यक्ष हो और इतने साल से, तो सामाजिक जो कार्यों की आवड़ है वो कैसे क्या आपको आ गई और फिर उसमें कैसे क्या आप उसमें चले गए वो चीज़ों में? प्रैक्टिकली बिजनेस जब मैं करता था, तो मेरा आना जाना, मेरा लोगों से मेल मिलाप और बातचीत, और पहले से ही थोड़ा मेरा एक शौक था, पहले बहुत सोशल। रिश्ते कराता था मैं। काफ़ी ऐसे बच्चे थे 80s 90s में जिनके मैंने रिश्ते कराए हुए हैं। और वो ज़माने में मुझे वो 80s और 90s में, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, पर 200 रिश्ते तो मैंने पक्के कराए हैं। और वो सारे के रास्ते, सारे के सारे रिश्ते अच्छी तरह सक्सेस हुए, और एक भी रिश्ता ऐसा नहीं था कि जो मेरे हाथ से फेल हुआ। पर ये फिर जब मैं ये रिश्ते कराता था, बहुत लोगों को मिलता था, अलग अलग टाइप के भाई, जो भी दोस्त या अपने समाज के लोग, तो मेरा आना जाना थोड़ा ज़्यादा रहा। हाँ, और फिर शादियों में ज़्यादा आना रहा, तो मुझे वो सामाजिक काम करने का भी थोड़ा दिमाग में आया कि भाई अपन अपने लिए तो कुछ करते हैं, हाँ, समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। फिर नया 2009 में मुझे याद है, हमारे जो अध्यक्ष थे, अपना मैं नाम भूल गया। पाठोदिया, महेंद्र हाँ, पाठोदिया। महेंद्र जी पाटोदिया पाठोदिया, और राजकुमार अग्रवाल और एक ओम प्रकाश अग्रवाल, ओम प्रकाश। ये 6 जन मेरे ऑफिस में आए हम्म, 2009 में। हम्म, और इन्होंने बोला कि ईश्वर जी, हमने सब सोच लिया, देख लिया, हमारी बहुत मीटिंग होगी, और हम मैं तो कुछ काम कर नहीं सकता, मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, हम्म, और आपको अग्रवाल समाज की ये संभालनी है। मैंने बोला सेठ साहब, मेरे बस की बात नहीं है, हम्म, मैं ये काम नहीं संभाल सकूँगा, और मुझे मत डालो इसमें। तो उन्होंने बोला नहीं, हमने सब सोच लिया, आपको आना ही पड़ेगा, आपको ना बोलने की चॉइस ही नहीं है। हाँ, तो मैंने सोचा अपने दिल में कि भाई ये भी कुछ होता है, तो हो सकता है अच्छे के लिए है, हाँ, मेरे बिल्कुल। इसमें कुछ लिखा हुआ है कि मैं कुछ कर दिखाऊं समाज के लिए। तो ये बात फैक्ट है कि 2009 से और आज तक हम्म, 17 साल से मैं अग्रवाल समाज पूना का पद संभाल रहा हूँ, अध्यक्ष पद। हाँ, और उस साल उससे अभी तक मैंने जो पहले प्रोग्राम, अग्रवाल समाज का भी अध्यक्ष मैं ही हूँ, और एक हमारा महाराजा धीराज जागर सेन भवन ट्रस्ट है, ट्रस्ट। वो अलग है, हाँ, पर दोनों इकाइयाँ अग्रवाल समाज की ही हैं पूना की। हाँ, हाँ, तो वो ट्रस्ट के अंदर हम एक स्कूल चलाते हैं, हाँ, हिंदी मीडियम स्कूल, जो पहले 1964 में 5 में बना था, बंसीलाल रामनाथ हिंदी विद्यालय। हाँ, वो एक हमारे ट्रस्ट में है। हम्म, फिर एक 2008 में 9 में आने के बाद मैंने ये दत्तवाड़ी में एस अग्रवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल, सत्यनारायण शिवलाल अग्रवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाया। हाँ, और मेरे पिताजी के नाम पे एक वहाँ किशोरीलाल जुगलाल गोयल बॉयज हॉस्टल, हॉस्टल। एक हॉस्टल भी हम वहाँ चलाते हैं, जिसमें बाहर गांव से जितने भी अग्रवाल भाइयों के बच्चे पूना आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको रहने की और अच्छी तरह खाने की, जैसे वो अपने परिवार में रह रहे हैं वैसे व्यवस्था हम करते हैं। हम्म, 172 बच्चों की हमारे पास रहने की व्यवस्था है, और अच्छा, वो सिर्फ लड़कों का ही हॉस्पिटल है। हॉस्टल। और ये करते करते फिर मैंने क्या किया, हाँ, पहले हॉस्टल जब इन्होंने जो बनाया था वो सही नहीं था, हम्म, स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं था, अपने स्टैंडर्ड के, हम्म, अग्रवाल समाज के। तो मैंने वो पूरा का पूरा हॉस्टल, हर साल में जो भी कमाई आती थी उससे अपग्रेड करता गया, अच्छा, और आज उसको मैंने 3 स्टार होटल बना दिया है। अच्छा, वेरी हाँ, गुड। वैसे ही स्कूल किया है। स्कूल हमने पहली से चालू किया, आज 10वीं तक हम चलाते हैं। लेकिन मैंने स्कूल में हर चीज़ की व्यवस्था की। वहाँ हमारे पास केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, कंप्यूटर लैब है, बुक लाइब्रेरी है, और बच्चों के खेलने के लिए, खेल कूद के लिए अलग गार्डन है। फिर हम कराटे, ये काफ़ी क्लासेस चलाते हैं, और संगीत भी बच्चों को सिखाते हैं। तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मराठी मीडियम? इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम है। हाँ, एस अग्रवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल के चलाते हैं। अच्छा, हमारे पास अब करीबन 500 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, 500। तो पहली से 10वीं तक है वो पहले के स्कूल। 10। ओके।
अभी आपने एक खास बात बताई कि आपने पिछले 25-30 साल में करीबन 200 रिश्ते कराए और वो एक भी फेल नहीं हुआ। जबकि आजकल का टाइम ऐसा है कि रिश्ते होते नहीं, हुए तो टिकते नहीं। और जो रिश्ते बनने नहीं बनने का जो आजकल का जो माहौल है, जो जो अपन देख रहे हैं परिस्थिति, तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्यों हो रहा है ऐसा या क्या होना चाहिए? उसका होने का 2-3 कारण मुझे लगते हैं। एक कारण तो ऐसा है कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो पहले माँ-बाप के थोड़े अंडर में रहते थे, सुनते भी थे, बड़ों की इज़्ज़त भी करते थे। इज़्ज़त आज भी करते हैं, ऐसा है कि नहीं करते, बिल्कुल नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ है कि बच्चे पढ़ लिख के और सबसे बड़ी जो तकलीफ़ है, वो मोबाइल की मुझे लगती है कि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसके भी हाथ में है बच्चे के, हम्म, उसको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। और मेरा ये मानना है, मैं बोलता हूँ हमेशा हाँ, कि भाई मोबाइल को मोबाइल के हिसाब से रखना चाहिए, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं। आज भी घरों में ये हालत है हम्म, आनंद जी, कि अगर डाइनिंग टेबल पे 4 बच्चे और माँ-बाप और 6 जन बैठे हैं, तो 6 में से वो प्लेट कब आई, खाना कब आ रहा, ये उनको मालूम नहीं, पर 6 का 6 ध्यान मोबाइल में होता है। हम्म, आप ऑब्जर्व करना कभी, मैंने ये चीज़ बहुत बार ऑब्जर्व की, मेरे घर में भी मैंने बहुत बार बोला, और ये अभी तो स्ट्रिक्ट किया कि जब तुम डाइनिंग टेबल पे बैठे तो सिर्फ बात करोगे हम्म, आपस में, आप मोबाइल साथ में नहीं लेके बैठोगे। हम्म, ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि मोबाइल ने इतना खराब कर दिया सिस्टम को कि उनको हर चीज़ पता है। हाँ, क्योंकि मोबाइल में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो नहीं है, हर चीज़ है। लेकिन तुम्हारे ऊपर ये उसके संग में ये आना चाहिए कि मेरे को कौन सी चीज़ मेरे अंदर रखनी है और कौन सी बाहर निकाल देनी है। पर ये बच्चों की थोड़ी एक प्रॉब्लम है, और दूसरी प्रॉब्लम ऐसी है, हमारे माँ बाप और बच्चों के जो बड़े हैं हम्म, उनकी भी है, क्योंकि बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं है। ध्यान क्यों नहीं है? उसको पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल देते हैं, अच्छी पैसे देते हैं, अच्छी ट्यूशन लगाते हैं, हर चीज़ में उसको साथ देते हैं। लेकिन ये नहीं ध्यान रखते कि वो कितने बजे स्कूल गया, कितने बजे कॉलेज गया, कितने बजे आया, कहाँ गया था, क्या-क्या किया? ये पूछने का टाइम हमारे को किसको नहीं है, या तो टाइम नहीं है, या पूछते नहीं, या पूछना नहीं चाहते। तो उससे क्या हुआ है कि बच्चों की अपनी ही कुछ सोच बन गई है। हाँ, और अपनी सोच ऐसी बन गई, मैं अभी बहुत जगह देखता हूँ, अभी किसी बच्चे को आप बोलो कि भाई तेरी शादी करनी है, क्या जल्दी है? अरे भाई जल्दी, तू अभी 23-24 साल का हो गया, मेरी शादी तो 20 साल की हो गई थी, हाँ, 19 साल की हो गई थी, फिर आप क्यों नहीं कराते? नहीं, अभी क्या टाइम है, हमको सेट तो होने दो, हम्म, हमको हमारे पैरों पे तो खड़ा होने दो, हमको हमारे बलबूते पे काम धंधा तो करने दो। हम्म, तो बच्चों की सोच भी थोड़ी इस टाइप की बदली है। हाँ, और दूसरा क्या हो गया कि बच्चों की अपेक्षा भी बहुत है, अच्छा, लड़कियों की भी अपेक्षा बहुत है और लड़कों की भी बहुत है। और तीसरी बात जो नहीं टिकने का कारण है कि बच्चों में, और लड़के जितने भी, लड़का हो या लड़की, ईगो बहुत है। कोई अच्छा, किसी की बात सुनना नहीं चाहता, कोई किसी की बात मानना नहीं चाहता, और कोई किसी के ऊपर विश्वास करना नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात क्या थी, अभी हम थे, समझो हमारी वाइफ ने कभी हमको गुस्से से कुछ बोल दिया, तो हम सुन लेते थे, हम वापिस जवाब नहीं देते थे, और ऐसा निकल जाता चलो कल बात करेंगे। हम्म, वो टाइम को किल करते थे हम। आज के बच्चे टाइम को किल नहीं करते, उसको इमीडिएट जवाब देते हैं। अगर उसने ए बोला तो वो बै बोलते हैं। हाँ, तो उससे क्या होता है, उनके दोनों के ईगो खड़े होते हैं। ईगो खड़ा होने से वो तकलीफ होती है, और कोई किसकी बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि समान हक हो गया। अभी पहले थोड़ी हमारी लेडीज अपने आप को थोड़ा नीचे समझती थी, या समझती भी समाज में चलो लड़कियों को दब के रहना चाहिए, पर अभी वो बात नहीं है। नहीं, और ये गवर्नमेंट भी नहीं चाहती अभी, हाँ, समान हक दिया है आदमी को भी और औरत को भी। तो वो भी बातें एक बड़ी फर्क कर रही है, अच्छा, और उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने से उनको रिश्ता तोड़ना, हम ऐसा सोचते हैं कि एक बार रिश्ता हो गया तो वो हमारी लाइफ लॉन्ग की नींव है, यानी कि हमको उसके साथ ही रहना है, उसके साथ ही जीना है, उसके साथ ही मरना है। पर आजकल के बच्चे वैसा सोच नहीं रहे, ऐसा मेरा मानना है। बराबर। अभी अग्रवाल समाज पूना में आप 17 साल से हैं, वहाँ पर इतना काम कर रहे हैं। और अभी अभी कुछ दिनों से मैंने देखा है कि आपने एक वहाँ पर युवाओं की भी एक अलग से टीम बनाई है, उनको भी शामिल करके लिया ताकि और कुछ अच्छा काम करे, उनकी भी भागीदारी हो उसमें, जो एक बहुत अच्छा डिसीजन है।
और उसके साथ अभी जैसे आपने पिछले कुछ दिनों पहले दिल का जिक्सॉ कार्यक्रम किया था परिचय के हिसाब से लड़के लड़कियों का, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम था और अग्रवाल समाज में ये क्रांतिकारी पहल है। तो ऐसे ही कुछ कार्यक्रम अभी अगले कुछ दिनों में आपने प्लान किया हुआ है, जैसे अग्रवाल बिजनेस कनेक्ट करने वाले हैं बड़ा, वो एक कार्यक्रम होने वाला है और एक कन्वेंशन सेंटर की बात आपने बताई थी। तो थोड़ा उसके बारे में कुछ बताएंगे, ये दोनों प्रोग्राम के बारे में? देखो, जहाँ तक दिल का जिक्सा प्रोग्राम था, ये भारतीय जैन संगठन के जो फाउंडर चेयरमैन है शांतिलाल जी को मैंने एक बार अग्रसेन जयंती पे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। तो उन्होंने बोला था कि भाई हम समाज में, जैन समाज में ये कर रहे हैं और आप ईश्वर जी करना चाहिए अग्रवाल समाज में। तो मेरी ये बात ध्यान में आई, मैं उनको मिला। मिलने के बाद उन्होंने हमको फुल साथ दिया और वो दिल का जिक्सा प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि जो बच्चे बोलते हैं कि भाई हमको शादी नहीं करनी या अभी क्या जल्दी है, तो हमने उसमें 24 साल के लड़के लड़की से लेके 32 साल के बच्चों को वहाँ बुलाया। और आपको ये आपके पेपर में भी आया हुआ है और आपको भी पता है, आप भी थे उस प्रोग्राम में समापन में। आपने देखा कि 52 लड़के और लड़की सुबह 9 बजे से 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक हमने सबको इकट्ठा रखा और वो कोमल जैन ने उनको पूरी तरह से सिखाया, समझाया कि भी तुम डरो मत और तुम डिसीजन लो या तुम समझो। ये कोशिश की हमने ये करने के लिए कि अगर समाज इससे भी कुछ आगे बढ़ता है तो हम ये बार बार करें। इसके लिए ये करने का एक दिमाग में था। दूसरा, युवा लड़कों को लाने का मेरा मकसद ऐसा है कि भाई हम अभी कितने साल के, या हम कितने साल वो कुर्सी को पकड़ के बैठे रहेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में हम पीछे की जो पीढ़ी है उसको आगे लावें, उनको समझावें, उनको काम कराएं। तो फिर इनको मैं बोला भाई आपको क्या प्रोग्राम करने हैं वो रखो मेरे सामने। तो उन्होंने रखा कि भाई अभी हम ये कनेक्ट करेंगे, क्या क्या प्रोग्राम कर रहे हैं। 17, 18, 19 अक्टूबर को ये पूना में करने जा रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम है। और उसमें मेरा ऐसा मानना है कि भाई पूरा अग्रवाल समाज इकट्ठा होगा और काफी लोग आएंगे, आपस में मिलेंगे जुलेंगे, तो पता लगेगा भाई समाज इकट्ठा है। और अग्रसेन जयंती भी है 19 तारीख को, तो वो प्रोग्राम के हिसाब से हमने दोनों प्रोग्राम को किया। और मेरा ऐसा मानना है कि भाई ये सब इकट्ठा होने से आने वाले और लोग जो वहां आएंगे, मैं आगे और आगे कार्यकारिणी सब जवान बच्चों को लाना चाहता हूँ आगे आगे। और ये सोचता हूँ कि उनको हम थोड़े दिन गाइड करें और बाद में ये पूरा उनके हाथ में हम छोड़ दें। सी हम क्या कर रहे हैं आनंद जी, कि ये सब जितने भी हमारी नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको समाज में लाना चाहते हैं और उनको आगे रखना चाहते हैं कि भी ये समाज की धुरा संभाले और आगे काम भी संभाले, कि बच्चों की जो सोच है वो हमारे से अच्छी ही है। ऐसा मैं मानता हूँ कि मेरी जितनी सोच अच्छी है उससे ज्यादा मेरे बच्चे की है, और मेरे बच्चों की जितनी सोच अच्छी है उससे ज्यादा मेरे ग्रैंडसन्स की है। और ये जो पीढ़ी का जो डिफरेंस है, जनरेशन गैप जो अपन बोलते हैं, वो फर्क है ही है। और ये फैक्ट है, मैं ऐसा मानता हूँ पहले से कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ न कुछ अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा भी। लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक चीज का, जिस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा, मुझे 10 साल से तो बहुत सीरियसली सोच रहा हूँ कि मुझे अग्रसेन भवन बनाना है। और भवन बनाने का मेरा सपना बहुत साल सा है। लेकिन एज ए खुद बिल्डर होते हुए भी मैंने इतनी बार ये जगह देखी, ये ले लेते हैं, फिर वो 4 जन को दिखाता हूँ तो उसमें एक आधा आदमी बोलता है ये तो अच्छी नहीं, तो मैं फिर घबरा जाता हूँ कि साला मैं खुद बनाऊंगा, मैं बिल्डर हूँ, लोग बोलेंगे भाई आपको तो समझता था, फिर क्यों ऐसा बन गया। तो इसलिए मैं डर के मारे वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था। लेकिन अभी मैं एक जगह पे टिका हूँ आके, एक जगह मैंने ऑलमोस्ट फाइनल की है। 11 एकड़ जमीन जमीन मैंने ली है समाज के लिए, बातचीत की है, अभी तक उसको रुपया नहीं दिया है, लेकिन वो तैयार है। थोड़ी सी दूर है लेकिन सबको मैंने दिखा दिखा के बार बार मेरी कार्यकारिणी को पूरा दिखाया है, समाज के लोगों को दिखाया है। और मेरी इच्छा है कि वो जगह हो जावे तो फिर भवन में आगे मैंने दिमाग में ये भी रखा है कि भाई ये कंपनी बनाएंगे। और कंपनी का नाम भी मैंने महाराजा अग्रसेन कन्वेंशन सेंटर उसका नाम रखा है दिल में। और आप बड़ों का आशीर्वाद और बच्चों की तकदीर और हमारे कुछ दिल में रहा है तो वो जरूर हम बनाएंगे। अगले 2-3 साल में मैं खड़ा करने का मेरे दिमाग में है। ये सब बात करते हुए एक चीज थोड़ी सी लग रही है कि अभी कुछ दिन पहले पुणे में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ था पुणे में, जिसने अपने पूरे समाज को झकझोर के रख दिया था। तो समाज में ऐसे हादसे ना हो,
या ऐसी बातें की पुनरावृत्ति ना हो। तो इसके लिए हम एज़ अ समाज हम क्या कर सकते हैं? या आपको क्या लगता है कि भई हर जो पेरेंट्स है उसकी क्या ज़िम्मेदारी है? या हर आदमी की, समाज के हर आदमी की? सबसे बड़ी बात जो आपने बताई कि भाई समाज में ये बड़ा हादसा हुआ, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी 75 में चल रहा हूँ। मेरी लाइफ में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि जिस तरीके से रिश्ता हुआ, रिश्ता होने के बाद बच्चा-बच्ची मिले, लड़का और लड़की मिलते थे, घूमते थे और घूमने के बाद उसका मर्डर हुआ। ये चीज़ तो मैंने कभी लाइफ में नहीं देखी थी। इस चीज़ का मुझे भी इतना दुःख है, इतना बुरा सदमा है कि वो वर्ड में बयान नहीं कर सकते। बट हाँ, अभी वो भी अग्रवाल हैं, वो भी अग्रवाल हैं। कर कुछ सकते नहीं। करेगा तो समझो इसमें कानून ही, क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है और कर रहा है वो भी हमारी इच्छा है कि भई उसका कुछ न कुछ तो भी जो उन्होंने गलत किया है, उनकी सज़ा तो उनको मिलनी चाहिए। हाँ, इस बात का तो मैं पक्का हूँ। क्योंकि सज़ा क्यों मिलनी चाहिए कि आगे आने वाले समाज में इस तरह का कोई करने की तो बात छोड़ दो, सोचे भी नहीं। हाँ, सही बात, सही ये बात। मेरा मानना है। हाँ, क्योंकि ये गलत है, जो भी हुआ है या जो भी बात बनी है वो गलत है। इतनी गलत है कि उसका वर्डों में बयान ही नहीं कर सकते। हुँ, बट ये बात भी सही है कि भई आगे आने वाले टाइम में हमारे माँ बच मुझे बड़ों ने बच्चों के तरफ ध्यान ज़रूर देना चाहिए। उनको मैं जो पहले भी इसके पहले भी आपको बताया कि भई बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कितने टाइम पे आ रहे हैं, रात को 2 बजे आ रहे हैं कि सुबह 5 बजे आ रहे हैं कि 11 बजे आ रहे हैं और गए थे तो कहाँ गए थे? क्यों गए थे? ये सब उनको पूछना चाहिए। पूछने से देखो ऐसा नहीं कि वो एक दिन में बदल जाएगा। हाँ, बस को डर ज़रूर रहेगा कि मेरे को पूछने वाले हैं घर में, हुँ, मैंने जल्दी जाना चाहिए या मैंने गलत जगह पे नहीं जाना चाहिए या गलत काम सोचना नहीं चाहिए। कम से कम सोच तो आएगी उसके दिल हाँ, में। ऐसा मेरा मानना है। तो इसमें कर यही सकते हैं कि बच्चों को अच्छा समझाना या अपने समाज के हिसाब-किताब, फैमिली का हिसाब-किताब, इज़्ज़त के बारे में समझाना। जैसे हम पहले समझते थे कि भई ये काम किया तो इज़्ज़त जाएगी। अभी वैसे बच्चों ने भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो आगे बहुत तकलीफ है। इतनी तकलीफ है आनंद जी कि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ अभी आज भी। बहुत जगह जाता हूँ, देखता हूँ, बच्चों को भी सुनता हूँ कि हमको नहीं मालूम क्या होगा। मुझे हम तो मैं कभी-कभी इस बारे में सोचता हूँ तो मैं सुन्न हो जाता हूँ कि भई क्या होगा आगे या बच्चों का कैसे चलेगा या ये समाज कैसे चलेगा या कैसे हम रहेंगे। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात की कि हर आदमी की अपनी ज़िम्मेदारी है, हर पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि भैया इसमें अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखें और देखें कि भई क्या हो रहा है, क्या नहीं। जैसे आपने अपने घर में अपने भाइयों को बहुत अच्छे से काम और सब में सेट किया, वैसे आपके दोनों बेटे जो है प्रीतम है, सचिन है, वो भी दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी लीगेसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से बढ़ा रहे हैं। तो वो उसमें दिखता है कि भई आपकी जो परछाई है उन दोनों में भी है, उनमें वो कॉन्फिडेंस है, उतना वो डेयरिंग है। जैसे आपने बताया कि मैं जितना काम करता हूँ उससे ज़्यादा मेरे बच्चे काम करते हैं। तो उन्होंने भी वो डेयरिंग का भी काम उन्होंने किया हुआ है। तो जैसे उनको वो फॉर्च्यूनेट है कि उनको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो वैसे एक समाज में या एक दूसरी जो पीढ़ी है हमारी या हमारे बाद की पीढ़ी, तो वो पीढ़ी में एक थोड़ा-सा एक ऐसा ये भ्रम है कि सब कुछ हमको इंस्टेंट चाहिए, जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए और फटाफट चाहिए। बस मैंने बोल दिया अबरा-का-डबरा और जादू हो गया और मैं सफल हो गया, पैसे वाला हो गया। तो ऐसे तो फिज़िकल होता नहीं है। जब 50 साल की आपकी मेहनत है, वो किसको मालूम नहीं है, लेकिन वो 50 साल का आज ये है, उसका रिज़ल्ट अपन देख रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो आगे की पीढ़ी है या जो बड़े भी जो हैं, जो काम के लिए जो उतना ये नहीं रहते, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से? मेरा ऐसा मानना है आनंद जी कि ये जो बात बोल रहे हैं कि भई इमीडिएट कुछ भी एक्शन हो जावे या मैं इमीडिएट पैसे वाला बन जाऊँ, ऐसी कोई भी व्यवस्था इसी दुनिया में है नहीं। ना ऐसा कोई जादू किसी के पास है हाँ, कि मैं 24 घंटे में धनवान बन जाऊँ या गरीब बन जाऊँ। हाँ, गरीब एक बार बन भी सकता है, पर धनवान तो बिल्कुल नहीं। बट मेरा ये मानना है कि अगर तुमने दिल से और मेहनत से और सोच से काम अगर लगातार किया, अपनी ड्यूटी की, गलत काम नहीं किया, तो आप आगे बढ़ोगे ही। अच्छा, ये कोई चांस नहीं है कि आपका काम नहीं चलेगा, आपका धंधा नहीं चलेगा, आपको 2 रुपया नहीं मिलेगा। अभी जैसे मैं कंस्ट्रक्शन में एक बात बोलता हूँ,
कि जो माल बन गया वो बिकेगा जरूर, 2 दिन ज्यादा लग सकते हैं, महीना ज्यादा लग सकता है, पर जो बन गया वो बिकेगा जरूर। वैसे ही जो काम आपने किया है या जो काम आप कर रहे हो, आप कंस्ट्रक्शन में हो, आप इंडस्ट्री में हो, आप नौकरी में हो, जहाँ नौकरी करते हो, या आप कुछ भी करते हो, ट्रेडिंग करते हो, आपको पैसा मिलना ही मिलना है। क्योंकि लेकिन वो ईमानदारी से, सच्चाई से और मेहनत से करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई एक बार तो काम देख लिया, फिर जाके दूसरी जगह बैठ गया और फिर बोला मैं रात को तो अभी मजा कर रहा, अभी तो आता हूँ। लेकिन ये बात आज बच्चे क्यों सोचते हैं, उसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। उसका उदाहरण ऐसा है कि आज सबके माँ बाप के पास पैसे हैं और हम जैसे बहुत गरीबी में पैदा हुए। मुझे हमको तो आप ऐसा समझो, एक आना मिलता था, एक आना, अच्छा। और वो एक आने में हमारे को बहुत कुछ आ जाता था। इनको तो आज 1 रुपए में भी नहीं आता कुछ। बट आज जो भी हमने सीखा वो एक आने से सीखा। ये 1 रुपए से सीख नहीं पाते, क्योंकि इनको 100 की नोट मिली है। और वो चलती गाड़ी में जब ये चढ़ गए, या वो बोलते हैं ना हम गोल्डन स्पून में पैदा हो गए, तो इनको ऐसे ही लगता कि मेरा पिताजी जो है या मेरी फैमिली है वो अचानक ये बन गई, पैसे वाली बन गई। नहीं, उसके पीछे सबका मेहनत है, उनके माँ बाप का, उसके परिवार का, उसके सब भाइयों का, सबका मेहनत है। सबके मेहनत से ये गाड़ी आगे चली और आगे चलती चलती अभी आज इस स्टेज पे आ गई कि सब कुछ है। ऐसा एक दिन में कभी कुछ नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, जो सीखने की बात आपने बताई, वो हर एक को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो आज इस पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव में आके मैं आपको एक फाइनल ये प्रश्न करूँगा कि अगर आप अपनी पूरी लाइफ का निचोड़ अगर कुछ बोलना चाहें कि भई मैंने क्या किया, या कभी इतना एक लेवल पे आने के बाद आदमी सोचता है कि यार मैंने लाइफ में इतने सारे काम किए, अच्छे काम किए, कुछ गलतियाँ भी हुई है। तो ऐसा कोई आपको कोई एहसास ये लगता है कि यार ये मेरे से अगर वो करता तो वो काम और अच्छा होता था, या वो मैं इस ढंग से करता तो और अच्छा कर सकता था? ऐसी कोई एक कभी-कभी कोई कमी महसूस होती है, तो ऐसा कोई 50 साल की यात्रा का आपको ध्यान में आता है कि कुछ ऐसा काम रह गया? 50 साल, 55 साल से मैं बिजनेस में हूँ आनंद जी। लेकिन ऐसे तो बहुत मौके हैं, भाई ये मैं कर लेता तो ये इतना हो जाता था, ये होता, ये तो बातें होती ही रहती है। क्यों, ये बिजनेस है। हम हर जगह राइट पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, कहीं गलती भी करते हैं। पर गलती करते करते अगर आप सीखते हो तो वो भी एक बड़ी बात। कम से कम आज मैंने कोई गलती की तो कल मैं वो गलती नहीं करूं, तो मैं बिजनेस में सक्सेस रहूंगा। और दूसरी बात, मेरी लाइफ का एक असूल रहा है कि मैंने कभी भी काम करने में कमतरता नहीं रखी। मैंने मेरी बाकी लाइफ में, या मैं मजा करूं, मैं घूम के आऊं, मैं ये करूं, नहीं, वो मेरी प्रायोरिटी नहीं रही। मेरी प्रायोरिटी पहले बिजनेस, पहले तेरा धंधा, पहले तेरा काम, पहले तेरी फैमिली, और बाद में ये सब कुछ। आज भी हमारे बच्चे, समझो मैं बच्चों को बोलता हूँ, मेरा ग्रैंडसन और सन दोनों साथ में काम कर रहे हैं अभी। मैं उनको बोलता हूँ भाई देख, तेरे को 9:30 बजे ऑफिस में आना चाहिए, तुझे 10 बजे आना चाहिए। लेकिन मैं आज भी 11 बजे ऑफिस जाता हूँ और 7 बजे तक 8 घंटे में आज फिक्स ड्यूटी देता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना काम मेरे ग्रैंडसन ने और मेरे सन ने किया है, उतना ही काम मैं भी करूँ। क्यों, मुझे काम करने की आज भी बहुत ज्यादा उत्सुकता है। मैं ऐसा ढीला नहीं पड़ता, और मेरा आज भी विजन बड़ा है। तो बड़ा विजन जिसका बड़ा होगा, उसको काम करने की कभी भी कमतरता नहीं आएगी, और ये भी नहीं होगा कि मैं काम नहीं करूं, क्योंकि उसका विजन अंदर से काम कर रहा है, भाई मुझे काम करना चाहिए। और मैं सभी को यही बोलूंगा और ऐसा मैसेज दूंगा, पूरे मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को, या मेरे परिवार को, या मेरे समाज को, कि आपसे जितना भी हो सके उतना करो, अच्छा करो, और दिल से करो, और विजन लेके चलो, और बड़ा विजन रखो, तो आप जरूर आपका टारगेट पूरा करोगे। अंकल जी, आपसे बातें करके बहुत मज़ा आया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इट वाज़ अ लर्निंग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने बहुत टाइम दिया हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू आनंद थैंक जी, यू। आपने मुझे बुलाया। और जो मेरे विचार, आज तक मैं बहुत बार बोलते रहता हूँ कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या स्टेज रहे जहाँ मैं मेरी दिल की बातें बोल सकूं। आपने ऐसा प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया और मेरा सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये थे श्री ईश्वर चंद गोयल।
जिन्होंने अपनी उम्र के 75 सालों के जीवन का सार हमारे सामने पेश किया, रखा, और जिनकी बातों से हमें उनकी एक एक बातों से कई बातें सीखने को, समझने के लिए इट इज़ अ लाइफ लेसन फॉर अस। इसी तरह की बातें हमें और भी कई लोगों से सीखने को मिलेंगी। आप देखते रहिए दिल से आनंद, जिसके हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आएंगे एक ऐसी ही अनुभवी शख्सियत जो अपने बातों से हमारा ज्ञान बढ़ाएंगी, हमको जानकारी दे सकती हैं और हमारे लिए कुछ नए नए लाइफ लेसन लेके आ सकती हैं। उसके लिए देखते रहिए दिल से आनंद।